औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 7 के अंदर हम अपना सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब कम्युनिकेशन को हमने अपनी कोर्स आउटलाइन के अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। उसको हमने कम्युनिकेशन 1, कम्युनिकेशन 2 और कम्युनिकेशन 3 का नाम दिया। जबकि कम्युनिकेशन 1 के अंदर हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, 2 के अंदर हम सेंसरी सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और 3 के अंदर हम हार्मोन्स वगैरह को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरह की कम्युनिकेशन मेजर हो सकती है, जिसके ज़रिए एक एनिमल जो है वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। पहला न्यूरॉन्स के ज़रिए, दूसरा हार्मोन्स के ज़रिए। अगर आपको याद होगा तो हमने सेकेंड ईयर में इसको 17 चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के नाम से। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी की कोऑर्डिनेशन करवा के रखते हैं। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सिग्नल्स की मदद से बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो करवा के रखते हैं। क्योंकि हमारा आज का जो ये चैप्टर है, जो लेक्चर है, वो न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका फंक्शनल यूनिट एक्चुअल में न्यूरॉन है। और न्यूरॉन एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल है जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है और बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करवा के रखता है। अब ये जो सिग्नल्स प्रोडक्शन है ये स्मॉल डिस्टेंस पे भी हो सकती है, लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो भी न्यूरॉन होगा उसकी दो प्रॉपर्टी लाजमी होती हैं, एक एक्साइटेबिलिटी, दूसरी कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, मतलब कि अगर न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस दिया जाएगा तो उसको लाजमी रिस्पॉन्ड करेगा। और कंडक्टिविटी से मुराद ये होता है कि जो भी स्टिमुलस मिला, जो भी सिग्नल मिला, उसको आगे ट्रांसफ़र करना, आगे कंडक्ट करना, ये भी न्यूरॉन की प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब जी सबसे इजी चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं और वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कि अगर हम फंक्शन के लिहाज से देखें तो हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। इनके नए नाम आज हमने सीखने हैं। सेंसरी न्यूरॉन को हम रिसेप्टर न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं या एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इनको रिसेप्टर न्यूरॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी हमारे रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, ये रिसेप्टर न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स वहाँ से सिग्नल रिसीव करते हैं और मैसेज ले जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और वहाँ पर मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स उस पूरे मैसेज को प्रोसेस करते हैं कि इसका कैसे आगे रिस्पॉन्स करना है। और जैसे ही वो प्रोसेस कर लेते हैं तो वहाँ से फिर मैसेज जो है वो अफेक्टर की तरफ जो है वो तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। अब वो अफेक्टर की तरफ जो है वो किस तरीके से मैसेज ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो किया जाता है मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए, या जिनका दूसरा नाम अफेक्टर न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स भी है। तो बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है कि इसमें आपने एक पाथवे याद रखना है और वो पाथवे जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप देखिए, सबसे पहले जो है वो एक स्टिमुलस आएगा और वो स्टिमुलस जो है वो किसी रिसेप्टर के पास होगा। रिसेप्टर के साथ जो है वो सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचा दिया इंटर न्यूरॉन के पास। इंटर न्यूरॉन ने सारा वो इन्फॉर्मेशन को, रिस्पांस को जो है मतलब कि इंटीग्रेट किया, पूरा जोड़ा, उसको प्रोसेस किया और मैसेज भेज दिया मोटर न्यूरॉन के ज़रिए किसके पास, अफेक्टर के पास। और अफेक्टर जो है वो अपना रिस्पांस जो है वो शो करेगा। इसी चीज़ को जो है वो हम यहाँ पर इस डायग्राम के ज़रिए बड़ा अच्छा समझ सकते हैं। आपको जो ऊपर वाली दो डायग्राम दिखाई दे रही हैं उसमें टच और टेस्ट के बारे में बताया गया है। मतलब कि एक जो टिश्यू है वो हमारा स्किन का टिश्यू है और दूसरा हमारा टंग जो है वो यहाँ पर शो किया गया है। जब भी हमारी स्किन के साथ कोई चीज़ जो है वो टच करेगी या हमारी ज़ुबान के ऊपर कोई केमिकल वगैरह, कोई टेस्ट वाली चीज़ रखी जाएगी तो वहाँ से मैसेज जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो स्टिमुलस प्रोड्यूस होते हैं। और वो स्टिमुलस कौन कैरी करते हैं? वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो कैरी करते हैं। आप एरो की तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चला गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो इंटर न्यूरॉन मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस पूरे मैसेज को प्रोसेस किया जाएगा और फिर नीचे मौजूद मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इसको मसल्स तक या ग्लैंड्स तक जो है वो पहुँचा दिया जाता है मैसेज को, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। वो स्मूथ मसल्स भी हो सकते हैं, स्केलेटल मसल्स भी हो सकते हैं, या हमारे जो है वो ग्लैंड्स वगैरह भी जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैसेज जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को जो है वो डिस्कस करना है। तो आपके सामने जो है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, डायग्राम अटैच है। ये एक्चुअल में मोटर न्यूरॉन है। हम किसी भी न्यूरॉन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक डेंड्राइट्स होते हैं, दूसरी उसकी सेल बॉडी होती है और तीसरी जो है वो एक्सोन होता है। आप मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स देख सकते हैं कि छोटी छोटी जो है वो ये सेल बॉडी की ही एक्सटेंशन है और सेल बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ इसके अंदर नेज़ल ग्रैन्यूल्स भी आपको दिखाई देंगे। अब नेज़ल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी, ये उनके क्लस्टर होते हैं जो कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। अब इस सेल बॉडी से फिर नीचे एक लॉन्ग हेयर लाइक, या आप कह सकते हैं कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर निकलता है। इसको हम एक्सॉन कहते हैं। अब मोस्टली क्या होता है कि इन एक्सॉन्स के ऊपर जो है वो लिपिड शीट मौजूद होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। लेकिन ये माइलिन शीट आती कहाँ से है? ये माइलिन शीट एक्चुअल में श्वान सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। श्वान सेल्स का दूसरा नाम न्यूरोलेमोसाइट्स आज हमने पढ़ना है कि उन न्यूरोलेमोसाइट से या श्वान सेल से ये माइलिन शीट प्रोड्यूस होती है। और हमने सेकेंड ईयर में भी सीखा था कि इन माइलिन शीट्स के दरमियान वाला जो स्ट्रक्चर होते हैं या दो जो फासले होते हैं, जो डिस्टेंस होता है या जो गैप्स होते हैं, उनको हम नोड ऑफ रेनवियर्स कहते हैं। तो इसको मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। एक न्यूरॉन के 3 हिस्से हो सकते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट्स जो है वो भी साइटोप्लाज्मिक जो है वो प्रोजेक्शंस होती हैं और वो मैसेज रिसीव करती हैं और मैसेज भेजती हैं सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से आगे मैसेज जाता है एक्सॉन के पास और एक्सॉन से फिर आगे नेक्स्ट जो है वो किसी न्यूरॉन या किसी मसल या किसी ग्लैंड के पास जो है ये मैसेज चला जाएगा। इनके ऊपर श्वान सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहते हैं। वो श्वान सेल्स जो है वो लिपिड शीट्स बनाते हैं जिनको हम माइलिन शीट कहते हैं। इस माइलिन शीट का काम ये होता है कि इंसुलेशन के तौर पर काम करता है। इंसुलेशन से मुराद ये है कि जब इसमें से सिग्नल प्रोड्यूस होगा, नर्व इम्पल्स गुजरेगी तो वो उसको ज़ाया नहीं होने देगा, मतलब कि जल्दी जल्दी उसको जो है वो आगे कंडक्ट कर देता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन माइलिन शीट का यहाँ पर आप सीखते हैं वो ये है कि माइलिन शीट जो है वो रीजनरेशन में हेल्प करती है। अब आप कहेंगे कि आपने तो सीखा था कि न्यूरॉन्स जब एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो वो रीजनरेट नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये अधूरी सी एक बात है। अब याद रखिएगा, जब किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी डैमेज हो जाए तो तब वो रीजनरेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी न्यूरॉन का एक्सॉन या डेंड्राइट जो है वो डैमेज होता है तो फिर ये जो श्वान सेल्स हैं, ये माइलिन शीट जो है ये रिकवरी में क्या करती है, हेल्प करती है। न्यूरोलेमोसाइट्स जो हैं वो इसको रिकवरी में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो हमने यहाँ पर सीखा है उसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको एक दफ़ा फिर से जो है वो रिपीट कर देता हूँ कि न्यूरॉन के 3 प्रिंसिपल पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक सेल बॉडी है, डेंड्राइट और एक्सॉन है। मोटर न्यूरॉन के ऊपर छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, जो मैसेज को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। फिर उसके आगे एक्सॉन मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया गया है कि हाइड्रा और सी एनीमून को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर एक्सॉन के ऊपर कोई भी माइलिन शीट मौजूद नहीं होती, जबकि आप बाकी के इन्वर्टिब्रेट्स और तमाम वर्टिब्रेट्स को जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर माइलिन शीट जो है वो मौजूद होती है। इन्हीं न्यूरॉन्स के ऊपर जो है वो न्यूरोलेमोसाइट, जिनको हम श्वान सेल्स कहते हैं, उसने माइलिन शीट जो है वो प्रोड्यूस करवाई होती है। उसके अलावा जो न्यूरॉन के ऊपर आपको माइलिन शीट्स के अंदर गैप्स दिखाई देते हैं उनको हम नोड ऑफ रेनवियर्स या न्यूरोफिब्रिल नोड्स भी जो है वो कहते हैं। ये जो न्यूरोलेमोसाइट्स हैं ये एक्चुअल में रीजनरेशन के अंदर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर हम किसी न्यूरॉन को देखते हैं तो उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, मतलब मैसेज रिसीव करते हैं। सेल बॉडी जो वो इंटीग्रेटर के तौर पर काम करती है, मतलब कि उस मैसेज को आगे पहुंचाती है किसके पास, एक्सॉन के पास, और एक्सॉन जो फिर उसके मुताबिक जो वो अफेक्ट शो करता है। तो ये बेसिकली हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो सीखा। अब जी ये भी हमने जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 17 पार्ट 2, मतलब एफएससी की पार्ट 2 बायो जो है वहाँ पर ये सीखा होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, इसको समझने के लिए आपने विजुअलाइज करना है, अपने जहन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनानी है कि आपके सामने एक न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन की एक मेम्ब्रेन है। अभी वो जो न्यूरॉन है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेज के ऊपर है। नॉन कंडक्टिंग स्टेज मतलब कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टिमुलस काम नहीं कर रहा, वो रेस्ट के ऊपर मौजूद है। तो उसकी मेम्ब्रेन के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा एट रेस्ट, एट नॉन कंडक्टिंग स्टेज, उस पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और वो जो हालत है जिसके ऊपर अभी न्यूरॉन मौजूद है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ये पोलराइज्ड है। जब हम किसी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन देखते हैं कि उसको किसी किस्म के स्टिमुलस ने उसको अफेक्ट नहीं किया, वो बिल्कुल रेस्ट के ऊपर है, तो हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है ये अभी पोलराइज्ड है।
और जब हम किसी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो उसके अक्रॉस चार्ज जो है वो मौजूद है। और चार्ज कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है कि उसके बाहर वाली साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर वाली साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन देखें, वो नॉन कंडक्टिंग स्टेज के ऊपर हो, या आप कह सकते हैं वो पोलराइज्ड है, या अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपके जहन के अंदर आ रहा होगा क्वेश्चन कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। तो याद रखिएगा कि इन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो मौजूद होते हैं। क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अंदर जो है वो नेगेटिव आयंस ज़्यादा होने की वजह से या पॉजिटिव आयंस कम होने की वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये कौन से चार्जेस जो हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। तो एक्चुअल में ये सोडियम है, पोटेशियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं और दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन उनके बारे में मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपको याद रखना है कि अगर हम इस चार्ज को मैयर कर लें, कि मतलब कि ये वैल्यू अगर हम नोट करें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे पास नेगेटिव में आती है कि इसको हम कहते हैं कि -70 मिली वोल्ट है। और अगेन ये -70 मिली वोल्ट क्यों है? क्योंकि बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, और अंदर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अंदर पॉजिटिव कम है या नेगेटिव आयंस जो हैं वो ज़्यादा पड़े हुए हैं। अब कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यहाँ पर मौजूद हैं? तो याद रखिएगा कि जो सोडियम आयंस होते हैं वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो अंदर की तरफ जो है वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव प्रोटीन आयंस और क्लोराइड आयंस भी अंदर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद होता है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो आप आसानी के लिए जो है वो पार्ट 2 की बुक से भी उसको टॉपिक को एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, या इसी वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुने तो आपको जो है वो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम जो है वो यहाँ पर आसानी के लिए हमने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर। आप ज़रा देखिएगा कि ये चार्जेस किस तरीके से ऐसे मेंटेन किए जाते हैं कि बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहे, अंदर नेगेटिव चार्ज रहे। हालांकि बाहर जो है वो सोडियम चार्ज जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये सारे चार्जेस मेंटेन करने के लिए एक जो है वो पंप इस्तेमाल हो रहा होता है जिसको हम सोडियम पोटेशियम ATPase पंप कहते हैं। अब ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप क्या करता है कि ये ATP को इस्तेमाल करता है, और ATP को इस्तेमाल करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो आयंस को मूव करवाता है। अब अलॉन्ग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो होता है जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आए, जिसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन जब अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवाया जाता है तो उसमें लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ भेजा जाता है, और इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसमें ATP इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, जो कि नीचे आपको डायग्राम भी दिखाई दे रही है, ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं कि ये 3 सोडियम आयंस को बाहर की तरफ भेजते हैं और 2 पोटेशियम आयंस को जो है वो इन साइड की तरफ भेजते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे होते हैं कि मतलब कि 3 सोडियम आयंस को बाहर क्यों भेजते हैं और 2 को अंदर की तरफ क्यों भेजते हैं? क्योंकि इनका मेन मकसद ये है, इस सोडियम पोटेशियम ATPase पंप का मेन मकसद ये है कि इन्होंने एक जो है वो पोटेंशियल जनरेट करवाना है, और वो कौन सा पोटेंशियल है? वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? -70 मिली वोल्ट होती है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद होता है। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर 2 से 3 बातें हैं। पहली बात आपने याद रखनी है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो कि 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। और तीसरी बात आपने याद रखनी है इसकी वैल्यू, कि इसमें -70 मिली वोल्ट जो इसकी वैल्यू होती है। ये तो था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा किसी भी न्यूरॉन के पास, ठीक है, और वो मिनिमम स्टिमुलस जो उस न्यूरॉन के अंदर कोई चेंज डेवलप करवा लेगा, ऐसे स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। और उस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से जो इसके अंदर चेंजेस आएंगी न्यूरॉन के अंदर, उसको हम नर्व इम्पल्स कह सकते हैं, उसको हम एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, उसको हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का भी नाम देते हैं।
ठीक है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि वो मिनिमम स्टिमुलस जो एक न्यूरॉन के अंदर चेंज ले आए उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बाद होगा क्या? इसमें बच्चे आपने मेन चीज़ जो याद रखनी है वो याद रखना है कि इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म के गेट्स मौजूद हैं और वो है सोडियम गेट्स। अब अपने ज़हन के अंदर आपने अज्यूम करना है कि आपके सामने एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि बाहर से क्या है पॉजिटिव है और अंदर क्या है नेगेटिव है। अच्छा, जैसे ही उस मेम्ब्रेन के ऊपर कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लगेगा तो उस मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ही वो सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो क्या होगा? बाहर जो है वो पॉजिटिव ज़्यादा था, तो बाहर से जो सोडियम आयंस हैं वो उस सोडियम गेट्स के ज़रिए जो हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब आप खुद सोचें कि जब बाहर से पॉजिटिव अंदर की तरफ आ जाएगा तो क्या चार्जेस रिवर्स नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, कि जो बाहर पहले पॉजिटिव था वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अंदर जो पहले नेगेटिव था वो अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया और बाहर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो चार्जेस रिवर्स हुए हैं इसी को आप एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ कि आपके पास एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जो पोलराइज्ड है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर है, मतलब बाहर उसके पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। उसके ऊपर एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो दिया गया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से उस मेम्ब्रेन के अंदर जो सोडियम गेट्स थे वो ओपन हो गए। सोडियम गेट्स के ओपन होने की वजह से क्या हुआ कि बाहर से जो सोडियम आयंस थे वो अंदर की तरफ दाखिल हो गए। अब ज़ाहिर बात है सोडियम आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है कि बाहर से पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? अंदर की तरफ आ गया, जिसकी वजह से चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। और जैसे ही चार्जेस रिवर्स होंगे तो हम कहेंगे कि नर्व इम्पल्स डेवलप हो गई है, या एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो गया, या एक्टिव पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो गया, जिसकी वजह से अंदर का जो नेगेटिव चार्ज था, मतलब जो -70 मिली वोल्ट की वैल्यू थी, अब वो ज़ीरो की तरफ और इवन के +50 तक जो है वो चला जाता है। अब याद रखिएगा जब +50 तक चला जाता है तो अब सोडियम गेट्स को क्लोज़ होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोडियम गेट्स ओपन रहेंगे तो अंदर पॉजिटिव आता जाएगा। अब ज़ाहिर बात है इसको रिकवर भी करना है, तो रिकवर किस तरीके से किया जाता है कि जैसे ही +50 तक ये वैल्यू जाती है तो वहाँ पर सोडियम गेट्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। अब ज़ाहिर बात है सोडियम गेट्स क्लोज़ हो गए हैं तो जो अंदर पॉजिटिव आया उसको अब बाहर की तरफ भी फेंकना है, क्योंकि बाहर पॉजिटिव करना है और अंदर नेगेटिव करना है। इस काम के लिए जो है वो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं तो अंदर से जो पोटेशियम है वो बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो मेम्ब्रेन है वो रीपोलराइज्ड होना शुरू हो जाती है। वो दोबारा से बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब ज़रा आपके सामने देखिए कि इस तरीके से एक न्यूरॉन है जो पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर होता है, लेकिन देखिए कैसे उसके अंदर चेंज आती है, और जैसे ही इसके अंदर चेंज आई है तो ये एक्शन पोटेंशियल है या नर्व इम्पल्स है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो चलता है। आप देखें कि पहले थोड़ा सा हिस्सा जो था वो पॉजिटिव नेगेटिव था, लेकिन वो बाद में रिकवर हो गया, फिर अगला हिस्सा जो है इस तरीके से चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट वाला चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट वाला चेंज हुआ। तो इस तरीके से ये रिकवरी होती जाती है और चेंज जो है वो इसमें होती जाती है। तो इसको हम जो है वो कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो एक्चुअल में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है ये एक्चुअल में वेव है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की, कि मतलब कि चार्जेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और रिकवर होते जाते हैं। अब इसमें जो है वो एक और चीज़ भी आपने यहाँ पर समझनी है कि जब सोडियम गेट्स क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं तो वो पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो थोड़ी देर के मतलब ज़्यादा देर के लिए जो है वो ओपन रह जाते हैं, जिसकी वजह से एक हद से ज़्यादा जो है वो पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ चले जाते हैं, और इस स्टेज को हम जो है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड या हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। इस रिफ्रैक्टरी पीरियड या हाइपर पोलराइजेशन को हम जो है वो एक ग्राफ के ज़रिए जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो है वो इस तरीके से ग्राफ है। अब ज़रा देखिएगा कि इस ग्राफ को हमने छोटे छोटे हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर लेना। आप देखें सबसे पहले मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -70 पे है। जैसे इसको एक स्टिमुलस मिला था तो इसकी वजह से सोडियम गेट्स ओपन हो गए। अब सोडियम गेट्स ओपन होने की वजह से सोडियम जो है वो इन मूव किया, और आप देख सकते हैं ग्राफ ऊपर चला गया। अब यहाँ पर तो +30 तक बनाया हुआ है, हालांकि एक्चुअल में +50 तक वो ग्राफ होता है। अब जैसे ही वो +50 तक पहुँचा तो वहाँ पर सोडियम गेट्स जो हैं वो क्लोज़ हो गए, और उसके बाद पोटेशियम गेट्स या पोटेशियम चैनल्स ओपन हुए और उसकी वजह से पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हुआ।
अब जो पहला पोर्शन है उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, और जब ये रिकवर हो रहा है तो उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन अब रीपोलराइजेशन के बाद देखें यहाँ पर कि पोटेशियम आयंस इतने ज़्यादा बाहर निकल गए हैं कि ग्राफ जो है वो -70 से भी नीचे चला गया है। इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं या रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से जो है वो जो सोडियम पोटेशियम जो चैनल्स हैं, सॉरी जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, वो यहाँ पर काम करेगा, और वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको रिकवर करके दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक जो है वो ले आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपर पोलराइजेशन या रिफ्रैक्टरी पीरियड से जो है वो इसको हम कवर करते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी न्यूरॉन के अंदर थोड़ा सा जो है वो स्टिमुलस प्रोड्यूस हो जाए या थोड़ा सा ना हो। इसमें बेसिकली ये होता है कि ये ऑल और नन प्रिंसिपल या ऑल और नन लॉ को जो है वो फॉलो करते हैं कि एक जो न्यूरॉन है उसके अंदर या तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा है ज़्यादा है, इसमें या प्रोड्यूस होगा या बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसको हम जो है वो ऑल और नन लॉ जो है वो कहते हैं। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल के हवाले से पढ़ा। अब इस आपकी मतलब कि कंसेप्ट को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो अटैच की गई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो बताई जा रही है। अब इसको ये ज़रा दोबारा से यहाँ पर आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब देखिए अभी ग्रीन डॉट को फॉलो करें आप कि किस तरीके से ग्रीन डॉट जो है वो पहले थ्रेशोल्ड तक पहुँचेगा, फिर उसके बाद सोडियम गेट्स ओपन हुए होते गए और यहाँ पर सोडियम गेट्स क्लोज हुए, अब पोटेशियम चैनल्स ओपन हो गए। अब पोटेशियम चैनल्स इतनी देर ओपन रहे हैं कि ये -70 से भी नीचे चला जाता है, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन या रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। और उसके बाद फिर उस रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी मतलब कि दोबारा से नॉर्मल की तरफ लाने के लिए सोडियम पोटेशियम जो एटीपीएस पंप है वो बेसिकली काम करता है। तो आई होप सो कि इससे जो है वो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर जो है वो हो जाएगा। अगेन ये सारी बातें जो हमने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ी हुई हैं, आप वहाँ से एक दफ़ा दोबारा भी गो थ्रू कर सकते हैं आफ्टर लेक्चर। ठीक है, तो आपका वहाँ से कंसेप्ट जो है वो ईजी हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल के बाद जो यहाँ पर जो नई चीज़ सीखेंगे जो कि हमने एफएससी में नहीं सीखी हुई, कि वो ये है कि किन न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स ज़्यादा फास्टर जो है वो मूव करती है या उनके अंदर कंडक्शन ज़्यादा अच्छी होती है। तो बेसिकली याद रखिएगा दो फैक्टर्स हैं। अगर किसी एक्सोन का डायमीटर जितना आप ज़्यादा बढ़ा देंगे उसके अंदर कंडक्शन की स्पीड उतनी बढ़ जाएगी, या एक न्यूरॉन के ऊपर जितनी माइलिन शीट जो है वो ज़्यादा होगी उतनी कंडक्शन जो है वो बेहतर होगी। नीचे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसके अंदर नर्व इम्पल्स जो है वो निकल रही है। तो जो ऊपर वाला न्यूरॉन है उसके अंदर माइलिन शीट मौजूद है, तो आप देखें कि उसके अंदर कितनी जल्दी से नर्व इम्पल्स जो है वो पहुँच जाता है दूसरी साइड पर। जबकि जो दूसरा न्यूरॉन है वो एक्चुअल में अनमाइलिनेटेड है, उसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं है, तो उसके अंदर बहुत ही स्लो जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो चल रही है। अगर हम लार्जर डायमीटर वाले न्यूरॉन्स की या एक्सॉन्स की बात करते हैं तो हमें इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मिलते हैं, जिसमें क्रे फिश है, अर्थवर्म है, और जो लार्जेस्ट मतलब कि हमने एक्सॉन डायमीटर देखा है वो एक्चुअल में 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो सकता है, और वो स्क्विड्स का होता है। ये स्क्विड्स जो है वो ऑक्टोपस की तरह की होती हैं। ठीक है, और इनके अंदर देखा गया है कि जो कंडक्शन की जो स्पीड है वो 36 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है वो इसके अंदर कंडक्शन जो है वो हो रही होती है। उसके अलावा जी यहाँ पर इसमें लास्ट के ऊपर मैं आपको बता दूं जो कि हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया कि माइलिन शीट जो है वो एक्सोन का डायमीटर तो ठीक है कंडक्शन बढ़ाता है, लेकिन माइलिन शीट का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि माइलिन शीट जो वो इंसुलेटर के तौर पर काम करती है और ये मूवमेंट ऑफ आयंस को बड़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जो है वो कंडक्ट करवाती है। उसके बाद आपने साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो पढ़ी होगी कि जब भी आप किसी माइलिनेटेड एक्सॉन को देखते हैं तो उसके अंदर जो नर्व इम्पल्स है वो नोड टू नोड ट्रैवल करती है, वो नोड ऑफ रेनवियर से नोड ऑफ रेनवियर की तरफ ट्रैवल करती है, जिसको हम जो है वो साल्टेटरी कंडक्शन का भी जो है वो नाम देते हैं। तो बेसिकली इसमें ये डिस्कस किया गया। अब जी लास्ट के ऊपर जो है वो हम साइनेप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। साइनेप्स की डायग्राम आपके सामने है। जो ऊपर वाला न्यूरॉन का हिस्सा होता है और नीचे वाला एक न्यूरॉन का हिस्सा जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। जो ऊपर वाला न्यूरॉन है उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, जो नीचे वाला न्यूरॉन होगा उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी उसे हम यकीनन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक जो है वो मेम्ब्रेन कहते हैं।
जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसके अंदर आपको कैल्शियम गेट्स जो है वो दिखाई देंगे। उसके अलावा सिनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद हैं। इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब ज़रा तरीक़ेकार समझ लीजिएगा कि ऊपर वाले न्यूरॉन से, जो कि एक्सोन का एक एंडिंग है, यहाँ पर नर्व इम्पल्स आती है। उस नर्व इम्पल्स की वजह से ये जो कैल्शियम गेट्स हैं ये ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम गेट्स अंदर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम गेट्स अंदर की तरफ आएंगे तो वो इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को मेम्ब्रेन के साथ जो वो क्या कर देते हैं, फ्यूज़ करवा देते हैं। और जैसे ही वो कैल्शियम चैनल, मतलब कैल्शियम जो होता है, इन सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स को फ्यूज़ करवाते हैं तो इसके अंदर से केमिकल्स निकल आते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। और ये केमिकल्स कौन से हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इस तरीके से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के चैनल्स के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं और इनके बाइंड करने की वजह से इस न्यूरॉन के अंदर चेंज आएगा और इन चेंजेस की वजह से अगेन वो सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। उन सोडियम गेट से फिर आगे की तरफ जो फिर से नर्व इम्पल्स जो है वो चल पड़ती है। तो ये बेसिकली साइनेप्स के हवाले से यहाँ पर डिस्कस किया गया। जो सारी बात की है वो यहाँ पर डिस्कस की है। तो अगेन इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये एक्चुअल में डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। अब जी हमारे पास साइनेप्स के जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक केमिकल साइनेप्स और एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स मैंने अभी आपको बता दी, जिसकी डायग्राम आप यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल मैसेंजर्स यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और इन दोनों के दरमियान में गैप होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट का जो है वो नाम देते हैं। ऊपर वाला प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा, नीचे वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है इसके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं, मतलब कि एक तरह से ब्रिजेस लगे होते हैं जिसमें डायरेक्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता है। और याद रखिएगा कि इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर जो है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर जो है वो मैसेज जा सकता है, प्री साइनेप्टिक से पोस्ट में भी और फिर बाद में जो पोस्ट वाली साइड है उससे दूसरी तरफ भी जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो जा सकती है। तो बेसिकली इसमें चैनल्स होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं। इसमें किसी किस्म का आपको साइनेप्टिक क्लेफ्ट दिखाई नहीं देगा, इसमें किसी किस्म के कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स के हवाले से यहाँ पर बताया गया। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो आप पढ़ते हैं वो एसिटाइलकोलिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, डोपामीन है, सीरोटोनिन है। ठीक है, ये सारे नाम जो है वो आपने एफएससी के अंदर जो है वो सुने होते हैं या पढ़े होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर है। अब जी यहाँ पर लास्ट बात सीख लीजिए ज़रा कि यहाँ पर आपके पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। जैसे ही प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से सिनेप्टिक वेसिकल बस्ट करते हैं तो उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो निकल कर तो नीचे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देते हैं और उन रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करते हैं तो उसकी वजह से जो दूसरे वाला न्यूरॉन है उसके अंदर सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। अगर तो वो केमिकल बाइंड करता रहे या किए रहे तो वो तो सोडियम गेट्स जो हैं वो हमेशा के लिए ओपन रह जाएंगे, तो वो तो मतलब मसला हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम कर लेते हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम डीग्रेडिंग एंजाइम भी कह सकते हैं, तो वो उन न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ देता है, इनएक्टिवेट कर देता है ताकि उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। अब इस केस के अंदर क्योंकि हम एसिटाइलकोलिन की बात कर रहे हैं तो एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज कहते हैं। ठीक है, जो इस एसिटाइलकोलिन को तोड़ेगा और उसको अफेक्ट अपना बस उसका इनएक्टिवेट जो वो कर देगा। तो यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं कि आपके पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। जस्ट अ मिनट जी।